आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। जिंदगी मिस्ट्रीज से भरी हुई है। हम हर दिन कुछ नया सीखने में बिताते हैं, लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद भी हमें अभी भी बहुत सी चीज़ों के बारे में पता लगाना बाकी है। ये समरी आपको खास हालातों से निपटने में मदद करने के लिए कई तरह की जानकारी देगी। हम सभी ने अपने जीवन में उतार चढ़ाव का अनुभव किया है। भले ही हम कितने भी किस्मत वाले क्यों ना हो, हम दुख और एंग्जाइटी से अनजान नहीं हैं। लेकिन भले ही हम बार बार मुश्किल हालातों से गुजरते हों, फिर भी हमें कोई अंदाज़ा नहीं कि उन्हें कैसे संभालना है। किस्मत से ये समरी आपको वो सभी जवाब देगी जिनकी आपको ज़रूरत है। ये समरी 8 अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करेगी। ये आपको अंधेरी से बाहर आने में, मोटिवेशन बढ़ाने में, इमोशनल दर्द से निपटने और दुख को समझने में मदद करेगी। ये आपके डर, सेल्फ डाउट और स्ट्रेस से जुड़ी आपकी प्रॉब्लम्स पर काम करने में आपकी मदद करेगी। अंत में ये आपको एक ज़्यादा खुश और शांति भरी जिंदगी की ओर ले जाएगी। लोगों में जीवन को लेकर कई तरह की गलतफहमियां हैं। वो गलत दिशा में काम करते हैं और नुकसानदेह बिलीफ्स पर टिके रहते हैं। ये समरी उन सभी गलत जानकारियों पर सवाल उठाएगी जिन पर लोग यकीन करते आ रहे हैं। ये आपको सिखाएगी कि खुद के लिए और फ्यूचर के लिए नामुमकिन गोल बनाए बिना कैसे खुशी से जीना है। जैसा कि हम जिंदगी को जानते हैं, वो हमारे लिए जीने के लिए पहले से ही मुश्किल रही है। इस समरी की मदद से आप मुश्किल सिचुएशन से आसानी से गुजर पाएंगे। उन सभी तरीकों को सीखिए जिनका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में और ज़्यादा शांतिपूर्ण बना सकते हैं। इन सारे सीक्रेट्स का अभी पता लगाएं और खुशियों से भरे फ्यूचर की ओर आगे बढ़ें। अंडरस्टैंडिंग लो मूड। अपने जीवन में किसी न किसी पॉइंट पर हर इंसान कभी ना कभी लो महसूस करता है। उसे छुपाने की हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, कोई भी उदासी की इस फीलिंग से बच नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग अपने इमोशंस को छुपाने में दूसरों से काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए देखने में ऐसा लगता है कि वो कभी उदास नहीं होते। लो मूड हर इंसान में अलग अलग होता है। कुछ लोग इसे कुछ दिन या हफ्ते तक महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सालों तक भी महसूस कर सकते हैं। इन लोगों के बीच का अंतर इनके अपने इमोशंस को हैंडल करने का तरीका है। हालांकि दुख भरे ख्यालों को कुछ समय के लिए मन में रखना हेल्दी है, लेकिन इनमें लंबे समय तक डूबे रहना अच्छा नहीं है। कई फैक्टर्स हैं जो आपके मूड पर असर डालते हैं। इनमें से हर एक अच्छा महसूस करने की चाबी है। यहाँ तक कि हमेशा खुश रहने वाले लोग भी कभी-कभी खुद को उदास महसूस कर सकते हैं। ये सब इस पर डिपेंड करता है कि जो मुश्किलें और तकलीफ़ें हमारे सामने आती हैं, उनसे हम किस तरह होकर गुजरते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि फीलिंग्स कैसे बनती हैं। हम खुद को दुखी क्यों महसूस करते हैं? इसे बेहतर समझने के लिए हमें ये पता लगाना होगा कि इस पर क्या इफ़ेक्ट करता है। सुबह अलार्म बजने पर जागने और तुरंत चिड़चिड़ापन महसूस करने को इमेजिन कीजिए। क्या आपको लगता है कि लो मूड जादू की तरह अपने आप आ गया? या आप सोचते हैं इसे लाने के बहुत से कारण हैं? तय करने से पहले आप उन इवेंट्स के बारे में सोचिए जो सुबह सुबह आपको नेगेटिव फीलिंग्स की तरफ ले गए। हो सकता है कि आपने कल रात भर कोई काम लास्ट मिनट में पूरा करने की कोशिश करते हुए या फिर एक सैड मूवीज देखकर रोते हुए बिताई हो। पिछले सवाल का जवाब यह है कि कई चीज़ों ने इस पर असर डाला। हम सभी शरीर का फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्टेट्स अलग अलग होने के कारण अलग अलग महसूस करते हैं। मोस्टली लोगों को लगता है कि एक पॉजिटिव माइंड होना तुरंत खुश होने की चाबी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि खुशियाँ दो तरफा रास्ता है। आपको अपने माइंड और अपने एक्शंस पर फोकस करने की ज़रूरत है। आपके मूड पर इन दोनों ही फैक्टर्स का असर पड़ता है। आपको अपना मूड हल्का करना तद आसान लगेगा जब आप इन दोनों को कंट्रोल कर पाएंगे। मान लीजिए कि आप गर्मियों से पहले 10 पाउंड वज़न कम करना चाहते हैं, लेकिन आप थका हुआ महसूस करते हैं और लगातार सोचते हैं कि आप इसे कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। आप तुरंत अपनी सोच नहीं बदल सकते और ना ही रातों रात पॉजिटिव माइंडसेट अपना सकते हैं। तो इसे प्राप्त करने लायक बनाने के लिए आपको एक्शंस के साथ इसे जोड़ना होगा। एक्सरसाइज करना मुश्किल होता है जब आपके माइंड में नेगेटिव सोच से भरा हो। ये शुरू करना तब भी मुश्किल है जब आप खाने और सोने के अलावा और कुछ नहीं करते। आपको खुद को मोटिवेट करने पर फोकस करना होगा और हर दिन छोटी छोटी चीज़ें करनी होंगी। ऐसा करने की आदत डालना आपके लिए आपके गोल को फॉलो करना आसान बना देगा।
जब भी आप लो फील करें तो पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आप उसके बारे में अवेयर रहें। आपको तुरंत उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। कुछ लोग जब तक वो इसके बारे में ना सोचे, इस बात पर ध्यान नहीं देते कि वो कितनी बार दुखी होते हैं। इसलिए इसे ठीक करने से पहले आपको ज़्यादा अवेयर रहना शुरू करने की ज़रूरत है। हाउ टू टर्न बैड डेज इनटू बेटर डेज। बुरे दिनों से निपटना सबसे बेकार होता है। ऐसे दिनों में हम अक्सर हारा हुआ और डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। लेकिन तब क्या होगा अगर मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊं जो आपके खराब दिनों को बेहतर दिनों में बदल देगा? तो क्या आप ये सीखने में इंटरेस्टेड हैं कि वो क्या है? बुरे दिन गलत फैसलों से शामिल होते हैं। हम ऐसी चीजें करना चुनते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि वो हमें केवल फंसा हुआ महसूस करवाएंगी, क्योंकि वो एक सुरक्षित ऑप्शन लगता है। इस तरह की आदत खराब दिनों को खराब हफ्तों में बदल देती है। इससे पहले कि आपको एहसास हो, आप एक ही जगह पर सालों फंसे रह जाएंगे। बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने की चाबी है ज्यादा प्रोडक्टिव बनने पर फोकस करना। आपको कुछ रिमार्केबल करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उठना है और कुछ अच्छा करना है। ज्यादातर लोग चीजों को परफेक्टली करने पर फोकस करते हैं। इसीलिए लोग बुरे एहसास या बुरी फीलिंग से छुटकारा पाने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि आखिर में वो डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। किसी भी चीज को करने का मेन पॉइंट यहाँ पर कुछ ऐसा करना है जिससे आपको अच्छा महसूस हो। जब आप प्रोडक्टिव बनना शुरू करते हैं, तब आप फंसे रहने के साइकिल को तोड़कर बाहर निकल रहे होते हैं। मान लीजिए आप इसलिए बुरा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप एग्जाम में फेल हो गए हैं, जिसके कारण आप अपना समय बिस्तर में लेटकर टीवी देखते हुए बिताते हैं। आपके पास करने के लिए कई असाइनमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी आप अपना समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करना चुनते हैं। अच्छा महसूस करने के बदले आप पहले से भी ज्यादा बुरा महसूस करना शुरू कर देंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको परफेक्ट फैसले लेने के बजाय सही फैसले लेने पर फोकस करना होगा। आपको अगले एग्जाम में अच्छे नंबर पाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए सिर्फ पासिंग ग्रेड पाने का गोल बनाना काफ़ी होगा। ऐसा करने के लिए आपको अगले कुछ दिन कम से कम 30 मिनट अपने फ़ोन का इस्तेमाल करने के बदले पढ़ाई करनी होगी। इस छोटे से बदलाव के बारे में आप तुरंत अच्छा महसूस नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको फल देगा जब आपको अच्छे ग्रेड मिलेंगे। बुरे दिनों से गुजरने के लिए कंसिस्टेंसी और कंपैशन दो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत होगी। कंसिस्टेंसी के ज़रिए आप अच्छी आदतें बना सकते हैं जो पॉजिटिव इमोशंस लेकर आएंगी। कंपैशन से आप खुद पर दबाव डालना कम करेंगे, जिससे आप खुलकर सांस ले पाएंगे और चैलेंजिंग सिचुएशंस सही तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। बुरे दिन सहना बड़े मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि हम चीज़ों की नेगेटिव साइड पर फोकस करते हैं। हमारी सोच उन चीज़ों पर ज़्यादा जाती है जिन्हें हम अवॉइड करना चाहते हैं, और बदले में हम उन्हें अपनी तरफ और अट्रैक्ट कर लेते हैं। इस पर फोकस करने के बजाय कि हम क्या होने देना नहीं चाहते, यह सोचने की कोशिश कीजिए कि आप क्या महसूस करना चाहते हैं। अपने इमोशंस को उन एक्शन से जोड़िए जो उन्हें बना सकते हैं। इस तरह से आप उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे जिस पर आप चलना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है आप इस बात को लेकर चिंता कर रहे हो कि आप एक अच्छे पेरेंट बनने के लिए पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आप बुरा महसूस करते हैं और अपने बच्चे के साथ समय बिताना कम कर देते हैं ताकि खुद को और गलतियां करने से बचा सकें। इस साइकिल को तोड़ने का तरीका है उस चीज़ पर फोकस करना कि आप कैसा महसूस करना चाहते हैं, जो कि खुशी है। अच्छे पेरेंट बनने के लिए कड़ी मेहनत करिए और उस गोल को एक्शन से जोड़िए। आखिर में आप अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे और अपने गोल को पालेंगे। अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन। ज़्यादातर लोग मोटिवेशन को एक ऐसी स्किल के तौर पर देखते हैं जिसकी ज़रूरत उन्हें सक्सेसफुल बनने के लिए है। हालांकि वो गलत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक स्किल से थोड़ा ज़्यादा है। एक इंसान का मोटिवेशन दूसरों से अलग तरह से काम कर सकता है, लेकिन एक बात पक्की है कि ये रिलायबल नहीं है। प्योर मोटिवेशन पर टिके रहना कई बार ट्रिकी हो सकता है। इसके बिना ना आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ना ही परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए पूरी तरह से मोटिवेशन पर टिके रहने के बदले आप ऐसी एक्टिविटीज़ क्यों नहीं करते जो आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाएंगे और ऐसी चीज़ों के लिए खुद पर दबाव डाल पाएंगे जो आप नहीं करना चाहते। मोटिवेशन से डील करते समय आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना सीखना होगा, और उन दो चीज़ों में शामिल हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब काम को टालने की आदत, और एनहीडोनिया, मतलब काम करने में मज़ा ना आना।
प्रोक्रास्टिनेशन मोटिवेशन के मेन दुश्मनों में से एक है। ये लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है और जो काम उन्हें करने चाहिए वो करने से रोकती है। प्रोक्रास्टिनेशन आमतौर पर लोगों को आलसीपन महसूस करवाकर उन्हें उनके गोल तक पहुंचने में देर करवाता है। ये स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण पैदा होता है। एनहीडोनिया प्रोक्रास्टिनेशन की तरह ही है, ये भी मोटिवेशन की दुश्मन है और लोगों को अपना काम करने में देरी कराती है। लेकिन एनहीडोनिया और प्रोक्रास्टिनेशन में अंतर ये है कि एनहीडोनिया कहीं ज्यादा बड़ा इशू है। प्रोक्रास्टिनेशन में स्ट्रेस महसूस करने के मुकाबले एनहीडोनिया हार मान लेने का एहसास है। एनहीडोनिया कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज से नज़दीकी से जुड़ा हुआ है, जिसमें डिप्रेशन भी शामिल है। ये तब होता है जब एक इंसान एक साथ चीज़ों में अपना इंटरेस्ट खो देता है और चीज़ों को करना बंद कर देता है। खुद को मोटिवेट करने का सही तरीका खोजने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप ये जानें कि आपकी कंडीशन प्रोक्रास्टिनेशन की है या फिर एनहीडोनिया की। एक बार जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो आप उनसे बचने के लिए बेहतर सोल्यूशन निकाल पाएंगे। हाउ टू नर्चर दैट मोटिवेशनल फीलिंग। पिछले चैप्टर में आपने मोटिवेशन का मतलब सीखा। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आप उसे ट्रिगर कैसे कर सकते हैं, मतलब अपने अंदर मोटिवेशन कैसे ला सकते हैं। हम पहले से ये जानते हैं कि मोटिवेशन एनर्जी का एक ऐसा सोर्स है जिस पर लंबे समय के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता, तो हमें उस एनर्जी को नेचुरली बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये वो 5 चीज़ें हैं जो आप खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए कर सकते हैं। जब आप इन्हें करते हैं तो आपके जल्दी से ज़्यादा मोटिवेटेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन मोटिवेटेड रहने का सबसे अच्छा तरीका है इन 5 तरीकों को अपनी आदत बना लेना। इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में जो पाना चाहते हैं उन्हें पाने के लिए आपके पास ज़्यादा अच्छे चांसेस होंगे। पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है एक्सरसाइज। हो सकता है ये वो चीज़ ना हो जो आप सुनना चाहते थे, लेकिन ये असरदार है। कई स्टडीज़ ने सालों से लोगों को मोटिवेट करने में एक्सरसाइज के असरदार होने को साबित किया है। इसे दौड़ने या फिर वेटलिफ्टिंग जितना इंटेंस होने की ज़रूरत नहीं है। आप योग या फिर मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक्सरसाइज का कौन सा तरीका चुनते हैं, वो आपके अंदर की प्रोक्रास्टिनेशन की फीलिंग से छुटकारा पाने में मदद करेगा। दूसरा, आपको अपने गोल से ज़्यादा लगाव होना चाहिए। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि उन्होंने काम की शुरुआत किस लिए की थी, जिसका नतीजा ये होता है कि वो अपने काम को एक मुसीबत के रूप में देखते हैं, एक ऐसी चीज़ जिसे करना वो ज़िंदगी भर पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप ज़्यादा मोटिवेट होना चाहते हैं तो आपको उस कारण की ओर वापस जाना होगा जिसके लिए आपने ये काम करना शुरू किया था। एक बार जब आप उस चीज़ को दोबारा देख लेते हैं जो आप पाना चाहते थे, तो आप आखिर तक अपने गोल पर काम करने के लिए पहले से ज़्यादा इंस्पायर हो जाएंगे। तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए वो है कि आगे बढ़ते हुए छोटे छोटे गोल्स बनाना। बड़े गोल्स खुद को फेलियर की ओर ले जाने के लिए खुद को सेट करना है। ये जानते हुए भी कि आप उसे नहीं कर सकते, तब भी आप खुद को वो करने के लिए मजबूर करते और आखिर में बुरा महसूस करने लगते हैं। छोटे छोटे गोल्स मोटिवेटेड रहने की चाबी हैं। जब आप अपने लिए तय किए गए छोटे छोटे गोल्स को पूरा कर लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। चौथी चीज़ है कि आपको लालच से बचना होगा। जब आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो आपको अपना ध्यान अपने उस गोल पर रखना चाहिए जिसे आप पाना चाहते हैं। ऐसे बहुत से टेम्पटेशंस हो सकते हैं जो आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने या फिर हार मानने की ओर लेकर जा सकते हैं। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस रास्ते पर उनका सामना होने पर उनसे कैसे बचा जाए। आखिरी चीज़ जो आपको खुद को मोटिवेटेड बनाए रखने के लिए करनी होगी वो है अपने फेलियर्स के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना। जब चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होती तब लोग आसानी से हिम्मत हार जाते हैं। ज़्यादा मोटिवेशन के लिए आपको फेलियर्स के लिए फेलियर को सहने की ताकत भी ज़्यादा रखनी होगी। कभी कभार फेल होने पर शर्मिंदा मत होइए। हम सभी इंसान हैं, हम सभी कभी ना कभी फेल होंगे ही। लेकिन खुद को इतना मैच्योर बनाइए कि फेल होने के बाद भी आप खुद को दोबारा खड़ा कर सकें और आगे बढ़ने के लिए खुद पर जोर दे सकें। एक बार जब आप ये जान जाएंगे कि फेलियर को हैंडल कैसे करना है, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगी। व्हाट टू डू विद इमोशंस। क्या आपने कभी इतना गुस्सा महसूस किया है कि आपको चिल्लाने और चीज़ें तोड़ने की इच्छा हुई हो? क्या आप कभी इतने ज़्यादा दुखी हुए हैं कि आपको अपना दिल टुकड़ों में टूटता हुआ महसूस हुआ हो? ये सब उन घटनाओं के एग्जाम्पल्स हैं जब हम एक्सट्रीम इमोशन महसूस करते हैं। भले ही वो अक्सर हो या कभी कभार, हम सभी को उन्हें हैंडल करना सीखना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्हें अपने इमोशंस के साथ क्या करना है। जब भी वो कुछ नेगेटिव महसूस करते हैं तो वो उसे छुपाने की या उससे बचने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। अगर आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से हैंडल करना सीखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। लेकिन जो टेक्निक हम डिस्कस करने वाले हैं वो शायद आपकी उम्मीद से बहुत अलग हो। नेगेटिव इमोशंस को डील करने का सबसे हेल्दी तरीका है उनका सामना करना।
भागने से कभी भी कुछ अच्छा निकलकर नहीं आता। तो उन्हें अपनाइए और आप जो महसूस कर रहे हैं उसका सामना कीजिए। लोग अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचना नापसंद करते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को खुद से जितना ज़्यादा दूर धकेलने की कोशिश करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा चिड़चिड़े और अनकंफर्टेबल होंगे। इसे इस तरह से सोचिए, आप परेशान हैं क्योंकि आपके पास करने के लिए एक साथ बहुत कुछ है। आपको एक हफ्ते के अंदर कई प्रोजेक्ट्स पूरे करके उन्हें पास करना है। अपने सारे असाइनमेंट करने के बदले आप इन सभी चीज़ों को किनारे रखकर ऐसा कुछ करने का तय करते हैं जिससे आपके मन को शांति मिले। लेकिन जब आपको टेम्पररी शांति मिल जाती है तो आप रियलिटी में वापस आते हैं और खुद को उसी पोजीशन में पाते हैं जहां आप पहले थे। मान लीजिए परेशान होने के बावजूद आपने बस अपना काम किया होता, आप अपना समय खुश होने की कोशिश करने में बर्बाद नहीं करते, साथ ही आपने अपना सारा काम पहले ही पूरा कर लिया होता। हमें कंट्रोल करने के लिए इमोशंस का एक तरीका है, क्योंकि हम क्या महसूस करते हैं इसमें खुद को डूब जाने देते हैं। अगर आपको नहीं पता कि अपनी फीलिंग का सामना कैसे करना है, तो उनके बारे में अवेयर होने से शुरुआत कीजिए। अवेयर होना इमोशंस का सामना करने का ज़रूरी हिस्सा है। जब आप उनके बारे में अवेयर हो जाते हैं, तो आप उनसे अलग होना और उन्हें नाम देना शुरू कर सकते हैं। अपनी फीलिंग से अलग होना आपको उन्हें वो क्या हैं, ये देखने की इजाज़त देता है। अपने इमोशंस द्वारा कंट्रोल किए जाने के बजाय आप चुन सकते हैं कि उनमें से आप किसे अपने पास रखना चाहते हैं। हर इमोशन का नाम रखने से भी उनसे डील करने के समय मदद मिलती है। गुस्से, दुख और दर्द के अलावा भी बहुत से इमोशंस हैं। आप इनसिक्योरिटी, जलन और लाचारी की फीलिंग को महसूस कर सकते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उसको एक नाम देने से ये हमें उससे असरदार तरीके से डील करने की इजाज़त देता है। अंडरस्टैंडिंग ग्रीफ। ग्रीफ को कुछ खोने के एक ताकतवर एहसास के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, जिसे हम हिंदी में दुख भी कह सकते हैं। इस इमोशन को हम तब महसूस करते हैं जब हम कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं जो हमारे पास हुआ करती थी। ग्रीफ कोई ऐसा इमोशन नहीं है जो हम सिर्फ तभी महसूस करते हैं जब हम किसी अपने करीबी को खो देते हैं। इसे किसी चीज़ को या कनेक्शन को या यहाँ तक कि स्टेटस को खोने पर भी महसूस किया जा सकता है। कोविड पैंडेमिक ग्रीफ के बहुत ही बड़े सोर्सेज में से एक रहा है। लोगों ने अपने घर, जॉब और परिवार खो दिए। उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी वापस पाने की बहुत गहरी चाह थी। अपने ग्रीफ से डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसका सामना करना। इस चैप्टर में हम इस बात का पता लगाएंगे कि ग्रीफ महसूस करने का मतलब क्या होता है और अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि इसे हैंडल कैसे करना है। ग्रीफ एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, इसे हर कोई महसूस करता है, तो इसे महसूस करना कोई शर्म की बात नहीं है। ज़्यादातर लोग मजबूत और खुशमिजाज रहकर अपने ग्रीफ को छुपाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार जब वो अपने इमोशंस दिखा देंगे तो लोग उन्हें कमज़ोर समझने लगेंगे। ग्रीफ में दुख के अलावा भी बहुत कुछ है। लोग हंसते हुए भी ग्रीफ महसूस कर सकते हैं। कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा ग्रीफ महसूस करते हैं। उनकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उनका इमोशनल पेन उनके फिजिकल हेल्थ पर असर डालने लगता है। एक इंसान का ग्रीफ को लेकर नेचुरल रिस्पॉन्स उसे बंद कर देना है। वो खोने के गहरे दर्द को महसूस करने के बजाय कुछ ना महसूस करना चुनते हैं। लेकिन जब आपकी ग्रीफ अनबियरेबल हो जाती है तो इस प्रोसेस पर यकीन करना याद कीजिए और देखिए ये कैसे काम करता है। अगर आप इससे छुपते रहेंगे तो ये और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। द स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। अब जब आप जान गए हैं कि अपने ग्रीफ को संभालना कितना ज़रूरी है, तो आइए इससे डील करने के अलग अलग स्टेजेस के बारे में सीखते हैं। आपको खोने के एहसास से सक्सेसफुली उबरने के लिए इन 5 स्टेजेस से होकर गुजरना होगा। एक बार जब आप आखिरी हिस्से पर पहुंच जाते हैं तो आपका ग्रीफ सहने और डील करने में आसान हो जाता है। ग्रीफ का पहला स्टेज है डिनायल, मतलब मानने से इनकार करना। जब हम किसी ऐसी चीज़ को खो देते हैं जिससे हम प्यार करते हैं तो हम उसे मानने से इनकार कर देते हैं और वैसे ही जारी रखने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन आमतौर पर यह स्टेज ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती। डिनायल के बाद हम ग्रीफ के दूसरे स्टेज पर जाते हैं, जो है गुस्सा। किसी चीज़ के खोने पर लोग गुस्सा हो जाते हैं। इस स्टेज पर हम अपने आप से और अपने आसपास के लोगों से नाराज़ हो जाते हैं। हमारा गुस्सा उस इरिटेशन से आता है जो हम उस घटना के कारण महसूस करते हैं जिसने हमें अपनी अभी की सिचुएशन में पहुंचाया है। इस समय के दौरान हम ऐसी चीज़ें करते और कहते हैं जो हम सच में करना या कहना नहीं चाहते थे, और हम अपने आसपास के लोगों को चोट पहुंचाने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं।
एक बार जब हमारा गुस्सा कम होने लगता है, हम हमारी सिचुएशन की सच्चाई को देखना शुरू करते हैं और ग्रीफ के तीसरे स्टेज पर कदम रखते हैं, जो है बार्गेनिंग, मतलब मोलभाव या समझौता। इस समय में हम सच्चाई को वैसे ही देखते हैं जैसे वो है, लेकिन चीज़ों को पहले की तरह करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। लोग शक और पछतावे के ख्याल मनाने लगते हैं। वो व्हाट इफ, मतलब अगर ऐसा होता तो वाली सिचुएशन के बारे में सोचने लगते हैं और जो कुछ हुआ उसके लिए खुद को दोष देने लगते हैं। ग्रीफ का चौथा स्टेज है डिप्रेशन। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी सिचुएशन को बदला नहीं जा सकता, तब हम निराशा के गहरे एहसास में डूब जाते हैं। डिप्रेशन ग्रीफ का सबसे ज़्यादा जाना माना हिस्सा है, लेकिन ये प्रोसेस यहाँ ख़त्म नहीं होता। हमें आखिरी स्टेज की ओर जाना होगा, जो है एक्सेप्टेंस, मतलब जो हुआ उसे मान लेना। एक्सेप्टेंस ग्रीफ की आखिरी स्टेज है। ये वो समय है जब हम आखिरकार अपनी सच्चाई का सामना करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हम जो महसूस कर रहे हैं उससे लड़ना बंद करके दिल खोलकर दुखी होते हैं। ये हमारी सिचुएशन के साथ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, ये जानने के बारे में है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते और आगे बढ़ जाने के बारे में है। इस समय के दौरान हम जो हुआ उसे मानना और उसके साथ जीना सीखते हैं। ग्रीफ एक तरफा सफ़र नहीं है। ऐसा भी समय आ सकता है जब आप इन 5 स्टेजेस के बीच में आगे पीछे हों, लेकिन हिम्मत न हारें। अपने ग्रीफ को जताने से आपकी फीलिंग्स गायब नहीं होंगे। इसके बदले ऐसा करना आपको उनसे निपटने में मदद करेगा। जब सब कुछ आपको नाउम्मीदी भरा लगे, तब एक्सेप्टेंस आपको आज़ादी देगा। डीलिंग विद क्रिटिसिज्म एंड डिसअप्रूवल। ज़्यादातर लोगों को दूसरों का क्रिटिसाइज करना पसंद नहीं आता। उन्हें इससे या तो शर्मिंदगी या फिर चिड़चिड़ापन महसूस होता है। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता, क्रिटिसिज्म उन्हें खुद को सुधारने में और बेहतर बनने में मदद करता है। आप खुद को एक नए नज़रिए से देखेंगे और आप उन चीज़ों को नोटिस कर पाएंगे जिन्हें आप अनदेखा कर देते थे। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि जब उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा हो तब उन्हें क्या करना चाहिए। जो इंसान उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा है उससे नफरत करने के अलावा उन्हें ये नहीं पता कि जो जानकारी उन्हें मिल रही है उसे प्रोसेस कैसे करना है। आपको हर बार उन चीज़ों को मानना नहीं होता जो आपसे सामने वाला कह रहा है। आपको बस उन सभी चीज़ों को सुनना होता है और उनके बारे में सोचना होता है जो वो आपसे कह रहे हैं। आपने ये सलाह ज़रूर सुनी होगी कि दूसरे क्या कह रहे हैं सुनना बंद कर दीजिए और सिर्फ अपने आप की सुनिए। तो हम यहाँ पर आपको ये बताने के लिए हैं कि इस सलाह को मानना आपकी ज़िंदगी का सबसे ख़राब फैसला होगा। आप पूरी दुनिया से कट जाएंगे और दूसरों की कीमती ओपिनियन सुनने के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड बन जाएंगे। दूसरों के सजेशंस के बिना आप एक तरफा और नासमझी भरे फैसले लेंगे। आपसे जलने वाले लोगों से हमेशा आपको नेगेटिव ओपिनियंस ही मिलेंगी। ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि आपको किसकी बात सुननी चाहिए और किसकी नहीं। आपके लिए दूसरे जो कह रहे हैं वो मानना ज़रूरी नहीं है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि कब आपको लोगों की सुननी है और कब अपने आप से ईमानदार रहना है। वो इंसान जो आपको सबसे अच्छा जानता है वो आप खुद हैं। यहाँ ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपकी सक्सेस की ओर आपसे ज़्यादा डेडिकेटेड और इन्वेस्टेड हो। क्रिटिसिज्म से डील करने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने फैसलों पर भरोसा और विश्वास करना सीखें। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि कब लोगों की बात माननी है और कब उन्हें नज़रअंदाज करना है। द की टू बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। लोग अक्सर कंफर्ट और कॉन्फिडेंस के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग खुद को तब तक कॉन्फिडेंट मानते हैं जब तक वो ऐसी जगह नहीं जाते जहां वो पहले कभी नहीं गए हैं। ऑथर जूली स्मिथ ने भी इसे हाई स्कूल में एक्सपीरियंस किया था। आइए कॉन्फिडेंस के फंडामेंटल्स को जानने से पहले उनकी कहानी सुनते हैं। जूली को लगता था कि वो एक कॉन्फिडेंट इंसान है। एक छोटे टाउन से होने के कारण वो अक्सर टाउन इवेंट्स के दौरान डिबेट में भाग लेती और लोगों के सामने बोलती। लेकिन जूली के कॉलेज जाने पर सब कुछ बदल गया। उनका सामना एक नए और डरावने एनवायरनमेंट से हुआ। उन्होंने पाया कि वो ना तो कुछ बोल पा रही हैं और ना ही दूसरों से जुड़ पा रही हैं। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए एक मुश्किल स्किल है, क्योंकि लोग उन लोगों के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं जिनके साथ वो समय बिता रही हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि उन्होंने कॉन्फिडेंस को मास्टर कर लिया है। सच्चा कॉन्फिडेंस किसी के भी साथ बात करने और जुड़ने की एबिलिटी है, और इसे बनाने का इकलौता तरीका है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। आप खुद को कैसे देखते हैं इसका असर आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। जब आप खुद पर शक करते हैं तो आप शर्मीले और कंजर्वेटिव हो जाते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब खुद को आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना। आपको आप जो हैं और आप जो बन रहे हैं उस पर प्राउड होने की इजाज़त देता है।
जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आप खुद पर यह भरोसा करते हैं कि आपके सामने जो भी चीज़ आएगी आप उसे हैंडल कर पाएंगे। जब आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाने पर फोकस कर रहे हो तो पहले अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के बारे में सोचिए। इसका सबसे आसान तरीका है अपने सेल्फ डाउट मतलब खुद पर शक करना और क्रिटिसिज्म को खत्म कर दीजिए। पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि दूसरे लोगों से क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना हेल्दी है। हमने हम क्या सुनते हैं उसे लिमिट करने और खुद पर भरोसा करने पर फोकस किया। लोग अक्सर खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। ये टॉक्सिक आदत उन बहुत से कारणों में से एक है जिसके कारण बहुत से लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस पाने में मुश्किल होती है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अपने आसपास के लोगों से बेहतर बनकर नहीं आना चाहिए। ये हर हाल में खुद पर भरोसा करने और खुद से प्यार करने की आपकी काबिलियत से आना चाहिए। वैलिडेशन के लिए दूसरे लोगों पर रिलाई करना कॉन्फिडेंस बनाने का एक अनस्टेबल तरीका है। इसे कॉन्फिडेंस पाने का इकलौता तरीका है इसे अपने अंदर ढूंढना। कॉन्फिडेंट होने का ये मतलब नहीं कि आप कभी भी बुरा महसूस नहीं करेंगे। ये जानना है कि दुखी महसूस करने पर भी आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। लोग दुख से बचते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ये कमजोरी की निशानी है, लेकिन नेगेटिव इमोशंस इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। कॉन्फिडेंस हमें कमजोर या डरपोक दिखने के डर के बिना किसी भी इमोशन को महसूस करने की इजाजत देता है। मेक एंजाइटी डिसअपियर। लोगों के अलग अलग डर और फोबियाज होते हैं। जो एक इंसान के लिए डरावना हो सकता है, जरूरी नहीं वो दूसरे इंसान के लिए भी डरावना हो। ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो एक इंसान को एंग्शियस या डरा हुआ महसूस करा सकते हैं। लेकिन एक बार जब हमारा डर ट्रिगर हो जाता है तो हम सभी एक जैसा ही रिएक्ट करते हैं। एंग्जाइटी का हमारे दिमाग और शरीर को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। लोग एंग्शियस महसूस करते हैं और अपनी फीलिंग्स को फिजिकल सिम्टम्स में बदल देते हैं। एंग्शियस लोगों की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, खून का बहाव तेज हो जाता है और उन्हें उल्टी जैसा महसूस होता है। ज्यादातर समय जब तक उनकी एंग्जाइटी चली ना जाए तब तक वो कांपते रहते हैं और उनका पसीना बहतर रहता है। ऑथर ने इटली घूमते हुए ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया था। आइए पहले हम उनकी कहानी को सुनते हैं और देखते हैं कि वो चीज़ों को बेहतर करने के लिए क्या कर सकती थी। जूली हमेशा से ही ऊंचाइयों से डरती थी। जब वो छोटी थीं तो वो ऊंची बिल्डिंग्स में जाने से बचती थीं और अपना ज्यादातर समय जमीन पर बिताती थीं। लेकिन उनके हनीमून के लिए ट्रैवल करते हुए उनके पति ने पीसा की लीनिंग टावर देखने के लिए जोर दिया। चूंकि वो उससे सिर्फ 1 मील की दूरी पर थे, इसलिए वो मना नहीं कर पाईं। उस जगह पर पहुंचते ही उनके पति ने बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए एंट्रेंस टिकट खरीद ली। जूली ने अभी से चढ़ने के बारे में सोचकर खुद को बीमार और परेशान महसूस करना शुरू कर दिया था। लेकिन अपने पति की एक्साइटमेंट देखकर उनके पास हाँ बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऊपर जाने के पूरे रास्ते भर जूली को ऐसा महसूस होता रहा कि उनका दिल फट जाएगा। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और वो सर से पैर तक कांप रही थी। जब वो टॉप पर पहुंच गए तो जूली अचानक से नीचे बैठ गई और रोने लगी। उन्होंने बिल्डिंग के बाहर का नज़ारा इतने ऊपर से देखने से इनकार कर दिया। टावर पर चढ़ते हुए वो क्या चीज़ है जो जूली को बेहतर महसूस करा सकती थी? क्या अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना उनकी इस सिचुएशन में मदद कर सकता था, या फिर उन्हें आंख बंद करके एक कोने पर बैठ जाना चाहिए था? सच्चाई ये है कि इनमें से कोई भी चीज़ जूली के एंग्शियसनेस को कम नहीं कर सकती थी। लेकिन अगर उन्होंने अपने डर का सामना किया होता तो शायद उन्हें ऐसा करने में थोड़ा ज्यादा मजा आया होता। एंग्जाइटी कई बार डरावनी लग सकती है, लेकिन इससे जीतने का इकलौता तरीका इसका सामना करना और इसके आगे डटे रहना है। अगर जूली ने बिल्डिंग के बाहर देखा होता तो उन्हें वैसा ही महसूस होता, लेकिन शायद वो नीचे का नज़ारा एंजॉय कर पाती। अपने डर की आदत डाल लेना ही इससे छुटकारा पाने का इकलौता तरीका है। आप अपनी एंग्जाइटी को जितना ज्यादा अपनाएंगे ये उतनी ही ज्यादा कमजोर होती जाएगी। Why reducing stress is not the only answer? हर किसी को ये लगता है कि स्ट्रेस को कम करना इसे हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है। वो इसे कम करने की कोशिश के तौर पर स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास ज्वाइन करते हैं और थेरेपी कराते हैं। लेकिन स्ट्रेस एक आम और नेचुरल इमोशन है जो हर कोई महसूस करता है। इसके खतरनाक नेचर के बावजूद इसे सही तरीके से मैनेज करने पर आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे 2 तरह के स्ट्रेस हैं जिससे एक इंसान हर दिन गुजरता है। कुछ स्ट्रेस कैसे हैं जिन्हें महसूस करना हम चुनते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम नेचुरली महसूस करते हैं।
पहले तरह का स्ट्रेस हम तब महसूस करते हैं जब कोई गेम या फिर खास इवेंट आने वाला हो। हम चाहते तो इसे अवॉइड कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमने खुद इसे महसूस करने का फैसला किया। दूसरे तरह का स्ट्रेस वो है जो हम नेचुरली महसूस करते हैं। ये वो फीलिंग है जो हम तब महसूस करते हैं जब हम किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हों जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। एक बॉक्सर का फाइट से पहले स्ट्रेस महसूस करना या फिर एक पेशेंट का अपने बायोप्सी का रिजल्ट देखने से पहले स्ट्रेस महसूस करना इमेजिन कीजिए। बॉक्सर की सिचुएशन खुद चुने हुए स्ट्रेस का एग्जाम्पल है, वहीं पेशेंट जो महसूस कर रहा है वो नेचुरल स्ट्रेस है। लोग स्ट्रेस की फीलिंग को पसंद भी करते हैं और नापसंद। वो प्रेशर में रहना नापसंद करते हैं, लेकिन उन्हें ये भी अच्छा लगता है कि उनके पास करने के लिए कुछ एक्साइटिंग है। स्ट्रेस एड्रेनलिन का एक बहाव और एडवेंचर का एहसास पैदा करता है, इसलिए कई लोग स्ट्रेस से बचने का ऑप्शन होते हुए भी खुद को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना नुकसानदायक है और वहीं बहुत कम स्ट्रेस होना बोरिंग है। इसके सही मात्रा खोजना आपको ज़्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बनने में मदद कर सकता है। मान लीजिए आपका एक स्कूल प्रेजेंटेशन है, इसे परफॉर्म करते हुए आपको अपना बेस्ट देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आप ब्लैकआउट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेते तो आप शायद इसे छोड़ सकते हैं और इसे ना करना चुन सकते हैं। अपने इमोशंस को मैनेज करना और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हैंडल करना आपको नेगेटिव सिचुएशंस को पॉजिटिव सिचुएशंस में बदलने की इजाज़त देता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि स्ट्रेस बस एक इमोशन है, तो आप इसे किसी ऐसी चीज़ के रूप में देखते हैं जो आपको आगे बढ़ाती है, ना कि अपने सक्सेस के रास्ते में एक रुकावट। हर सक्सेसफुल इंसान को ये पता है कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस में काम कैसे करना है। अगर आप स्ट्रेस को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप हर सिचुएशन से ज़्यादा पा सकते हैं। द प्रॉब्लम विद आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी। ज़्यादातर लोगों के पास उनकी ज़िंदगी की खुशियों का कोई एक ठोस डेफिनेशन नहीं होता। वो आंख मूंद कर कहते हैं कि मैं बस वो चीज़ें करना चाहता हूँ जो मुझे खुश करती हैं। खुशियों की ओर काम करते हुए पहली चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि आपके पास हमेशा एक डेफिनेट मीनिंग, मतलब पक्का मतलब होना चाहिए। आपको क्या खुश करता है, इसकी एक क्लियर डेफिनेशन के बिना आप गलत जगह पर खुशियों को ढूंढते हुए भटक सकते हैं। अपनी खुशियों को डिफाइन करना आपको इसके लिए एक लॉन्ग टर्म गोल बनाने की इजाज़त देता है। एक अच्छे गाइड के साथ आप अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकते हैं। उन चीज़ों को जानना जिसे आप वैल्यू करते हैं और जो चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं, आपको फ्यूचर में मुश्किल फैसले लेने में मदद करेगा। लोग फेम मतलब नाम कमाने, फॉर्च्यून मतलब पैसा या किस्मत, और ताकत को खुशियों का एक अल्टीमेट सोर्स मानते हैं। उनका विश्वास है कि इन सभी चीज़ों का होना उन्हें सबसे ज़्यादा खुश बना देगा। लेकिन ये सभी वो चीज़ें हैं जिसे पाने के लिए सोसाइटी आपको कहती है। खुशियों का असली मतलब आपको अपने अंदर मिलेगा। खुश होने का ये मतलब नहीं कि आप कभी भी स्ट्रेस नहीं होंगे। इसका मतलब नेगेटिव इमोशंस का ना होना नहीं है। सच्चाई यह है कि खुशियों में आपकी द्वारा अनुभव की गई इन सभी अच्छी बुरी चीज़ें शामिल होती हैं। जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा खुश करती हैं, वही वो चीज़ें हैं जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और दर्द दिया। आप अपने परिवार को अपनी खुशियों का सबसे ज़रूरी सोर्स मान सकते हैं। आपने जो भी किया उन्हें इज्जत देने के लिए किया, लेकिन ऐसा भी समय आया होगा जब आपके परिवार वालों ने आपको दुखी किया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे कम प्यार करते हैं। इसका मतलब है कि आप एक नॉर्मल और खुशियों भरी जिंदगी जी रहे हैं। कंक्लूजन: सबसे पहले आपने सीखा कि जब आप खुद को अंधेरी जगह पर पाते हैं तो क्या करना चाहिए। लो मूड से डील करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए ये समझना कि वो कैसे काम करते हैं आपको एक सही रास्ते पर ले जा सकता है। प्रोडक्टिव बनना बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब आप अपने माइंड को बिजी रखते हैं तो आप दुख के साइकिल को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। दूसरा, आपने मोटिवेशन के बारे में जाना। प्रोक्रास्टिनेशन और एनहिडोनिया मोटिवेशन के दो दुश्मन हैं। वो लोगों को वो करने से जो उन्हें करने की ज़रूरत होती है और उन्हें अपने सपनों को पाने से रोकते हैं। ऐसी 5 टेक्निक्स हैं जिन्हें आप मोटिवेटेड बने रहने के लिए अपना सकते हैं। आपको एक्सरसाइज करना होगा, अपने गोल से जुड़े रहना होगा, छोटी अकम्प्लिशमेंट पानी होंगी, टेम्पटेशन से बचना होगा और फेलियर को समझना होगा। तीसरा, आपने पता किया कि अपने इमोशंस का क्या करना है। ज़्यादातर लोगों को वो जो महसूस कर रहे हैं उनसे डील करने में मुश्किल होती है। उन्हें हैंडल का सबसे अच्छा तरीका है इनका डटकर सामना करना। नेगेटिव इमोशंस अक्सर लोगों को डराते या चिढ़ पैदा कराते हैं, लेकिन आप अपनी फीलिंग से जितना ज़्यादा बचने की कोशिश करेंगे वो उतने ही मजबूत होंगे।
चौथा, आपने ग्रीफ का मतलब और इसके स्टेजेस के बारे में सीखा। ग्रीफ सिर्फ अपनों को खोना नहीं है, ये किसी ऐसी चीज को खोने के बारे में है जिसे आप वैल्यूएबल मानते हैं। ग्रीफ के 5 स्टेजेस हैं जिनसे एक इंसान होकर गुजरता है। ये डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेशन है। 5वां, इस समरी ने आपको दिखाया कि सेल्फ डाउट और क्रिटिसिज्म से कैसे डील करना है। आपने सीखा कि दूसरों की सुनना और अपने आप से ईमानदार बने रहना कितना ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आपके अंदर सेल्फ डाउट और नफरत ना हो। ज्यादा कॉन्फिडेंट बनने के लिए आपको आप जो हैं उस रूप में एक्सेप्ट करना सीखने की जरूरत है। छठा, इस समरी ने आपको एंग्शियस ख्यालों से डील करना सिखाया। अपनी एंग्जाइटी को गायब करने का एकलौता तरीका है उसका सामना करना। एंग्शियस ख्याल अक्सर अपने आप को फिजिकल कंडीशन में दिखाते हैं। जब आप अपनी एंग्जाइटी को संभालना सीख जाते हैं तो आप इसके मेंटल और फिजिकल इफेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। 7वां, इस समरी ने आपको समझाया कि आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम कैसे कर सकते हैं। स्ट्रेस को कम करने पर फोकस करने के बजाय ये सीखने की कोशिश कीजिए कि इसके साथ काम कैसे करना है। स्ट्रेस सही मात्रा में होने पर अच्छा हो सकता है। पता लगाइए कि आप कितनी मात्रा के स्ट्रेस से डील कर सकते हैं और फिर इसे ज़्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बनने के लिए इस्तेमाल कीजिए। आखिर में आपने सीखा कि एक मीनिंगफुल लाइफ कैसे जीनी है। खुश होने की इच्छा किसी के लिए प्रैक्टिकल गोल नहीं है। खुशियों भरी जिंदगी पाने के लिए आपके पास उस चीज़ की ठोस डेफिनेशन होनी चाहिए जो आपको खुशी देती है। खुशियाँ, मुस्कान और हंसी से बढ़कर और भी बहुत कुछ है। ये उन सभी इमोशंस को महसूस करने के बारे में है जो जिंदगी आपको दे सकती है। आपके पास पहले से ही वो सभी जानकारी है जिनकी आपको ज़रूरत है एक मीनिंगफुल लाइफ बनाने के लिए। इस समरी ने आपको जिंदगी के उतार चढ़ाव से डील करने का सीक्रेट बताया। जिंदगी सिर्फ ये सीखने के बारे में नहीं है कि इसे गुजारा कैसे जाए, इसमें जिंदगी जीते हुए खुश और ग्रेटफुल होना शामिल है। आप जो गलत करते आ रहे थे उस पर बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए। हर प्रॉब्लम को धीरे से ठीक करने की कोशिश कीजिए। आपको रातों रात अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप हर दिन बेहतर बनने के लिए काम कर सकते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।